एक ऐसी रात जिसने ना सिर्फ ये मानने पर मजबूर किया कि भूत प्रेत होते हैं, बल्कि कुछ वक्त के लिए उनसे रूबरू भी करवा दिया। जिनकी कहानी है, उनका कहना है कि वो आज भी उस रात को भूल नहीं पाए और कहते हैं कि मैं आज भी उसी जगह पर काम कर रहा हूँ जहाँ मेरे साथ वो भूतिया घटना हुई थी। ये कहानी जब मैंने सुनी थी तब एक बार को मेरी भी रूह कांप गई थी। क्या है ऐसा आज की कहानी में? पहले इंट्रो, फिर शुरू करेंगे आज की कहानी। ये कहानी है लॉकडाउन की। जिनकी कहानी है उनका नाम राहुल है। छोटा सा परिवार है, घर में धर्मपत्नी और एक छोटी सी बच्ची है। लॉकडाउन में न जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई थी। ठीक उसी तरह राहुल की भी जॉब नहीं रही थी। कुछ दिन तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन बिना पैसों के आखिर कब तक काम चल पाता। दिन ब दिन समस्या बढ़ती जा रही थी। राहुल हर जगह नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लग रही थी। अब धीरे धीरे इन पर कर्जा बढ़ता जा रहा था, और कर्जा ऐसा भूत है जो एक बार पीछे लग जाए तो छोड़े नहीं छूटता। और अब इनकी हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही थी। ऐसे ही परेशान बैठा राहुल कुछ सोच रहा था कि तभी उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया। दोस्त के बीच पहले तो इधर उधर की बातें हुई, फिर राहुल ने अपने दोस्त को अपनी हालत के बारे में बताया। उसके दोस्त ने कहा, देख भाई, नौकरी तो है, लेकिन ये नौकरी मैं दुश्मनों को भी ना बताऊं। राहुल ने कहा, एक मिनट, मतलब तेरे पास कोई नौकरी तो है? तो भाई तू मुझे बता दे, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। यहाँ उसके दोस्त को ना चाहते हुए भी उसे उस नौकरी के बारे में बताना पड़ा, और एक हॉस्पिटल का एड्रेस देते हुए कहा कि इस हॉस्पिटल में जाकर एक डॉक्टर हैं, उनको मेरा नाम बता देना, वो समझ जाएंगे कि मैंने तुझे किस नौकरी के लिए भेजा है। कहे मुताबिक राहुल शाम को 5 बजे उस हॉस्पिटल में जाकर उन डॉक्टर साहब से मिल लिया। उन्होंने कहा कि नौकरी तो है, पर क्या तुम वो नौकरी कर पाओगे? राहुल ने कहा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, यहाँ पीछे एक मुर्दा घर है, तुम्हें रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वहाँ काम करना होगा। और अगर रात में कोई भी बॉडी आती है तो उसका नाम, बॉडी को लाने वाले का नाम, और जिस स्थिति में बॉडी है वो सब कुछ लिखकर बॉडी की एक फ़ोटो लेकर उसे मुर्दा घर में रखना है। बाकी सुबह हॉस्पिटल का स्टाफ आकर देख लेगा, और तुम्हें इस काम के लिए 20,000 रुपये तनख्वाह भी मिलेगी। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ कि बस इतने से काम के लिए इतनी अच्छी सैलरी। राहुल ने तुरंत इस काम के लिए हाँ कर दी। तो वो जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक कागज़ देते हैं, इस पर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का साइन लेकर आओ। राहुल अपने घर गया और अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। इन्हें कहाँ पता था कि यहाँ कुछ ऐसा होगा जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा डर बैठ जाएगा जिसे ये कभी भूल नहीं पाएंगे। आज राहुल का नौकरी पर पहला दिन था। राहुल घर से खाना खाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। राहुल यहाँ अकेला ही था, लेकिन यहाँ अब तक ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई थी। 4 दिन तो बड़े आराम से निकल गए और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। 5वें दिन रात के करीब 11 बजे किसी ने मुर्दा घर का दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने जब गेट खोला तो देखा सामने 2 पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं, एक बॉडी के साथ में। पुलिस वाले भाई साहब ने राहुल से पूछा कि तुम कौन हो, हमने पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। तो राहुल ने उन्हें बताया कि मैं अभी अभी यहाँ काम करना शुरू हुआ हूँ और आज मेरा 5वां दिन है। पुलिस वाले भाई साहब ने कहा कि आपको पता तो है कि कैसे क्या काम करना होगा? राहुल ने कहा, जी सर, मुझे सब कुछ पता है। राहुल ने एक रजिस्टर में उन पुलिस वाले भाई साहब का नाम लिखा, बॉडी है जिसकी उसका नाम लिखा, जिस हाल में है वो हालत लिखी, और उसकी उम्र लिखकर फ़ोटो खींचने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी फ़ोटो खींच रहा था तो फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही थी। कभी कैमरा हिल जाता तो कभी फ़ोटो धुंधली हो जाती। काफ़ी देर परेशान होने के बाद उसने उन डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई। तो उन डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तुम उस बॉडी को मुर्दा घर में रख लो, हम सुबह आकर देख लेंगे। राहुल ने ठीक ऐसा ही किया, पर मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी किस हाल में थी। ये एक 26 साल की लड़की थी।
जिसकी बॉडी पर काफ़ी खरोंचें आई हुई थी और इसका एक हाथ भी कटा हुआ था। यहाँ तक राहुल के मन में अभी तक डर जैसा कुछ भी नहीं था। रात के करीब 2 बजे राहुल अपने कमरे में बैठा हुआ था, जहाँ कंप्यूटर लगा हुआ था, जिस पर सीसीटीवी कैमरे की वीडियो चल रही थी। राहुल ने देखा कि जिस बक्से में उसने उस लड़की की बॉडी को रखा है वो बक्सा थोड़ा सा खुला हुआ है। राहुल उठकर मुर्दाघर के कमरे में गया और उस बक्से को बंद कर दिया और वापस अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी धीरे से वो बक्सा फिर से खुल गया। राहुल के पैर वहीं रुक गए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बक्सा फिर से खुला हुआ था। राहुल फिर से उसके पास गया और उस बक्से को एकदम जोर से बंद कर दिया और वापस अपने कमरे में आकर सीसीटीवी कैमरे में देखने लगा कि ये आखिर खुलता कैसे है। उसके देखते देखते में धीरे धीरे वो बक्सा फिर से खुल गया। अब यहाँ राहुल के मन में थोड़ा थोड़ा डर आने लगा। यहाँ अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस जाकर उस बक्से को बंद कर पाए। सुबह हुई, राहुल घर गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा कि हो सकता है उस बक्से में कोई खराबी हो, आप डरो मत, और वैसे भी भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता, आप बस अपना काम करो। पत्नी ने समझाया तो ठीक ही था, लेकिन भूत प्रेत नहीं होते, ये किसने कह दिया? और ये भरम इन दोनों का जल्द ही टूटने वाला था। अब होता क्या है कि अगले दिन राहुल अपने काम पर मुर्दाघर पहुंच गया और बैठे बैठे उसकी नज़र बार बार उस लड़की की बॉडी वाले बॉक्स पर थी कि तभी मुर्दाघर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। राहुल ने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। राहुल ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। उसने राहुल से कहा कि कल रात जो लड़की की बॉडी आई थी उसे जला दो, वरना वो सबको ख़त्म कर देगी। उस पर शैतान का वास है, उसे जला दो। राहुल को लगा कि ये शायद कोई पागल है, इसका मानसिक संतुलन खो चुका है। राहुल ने बाहर से गार्ड को बुलवाया और उसे भगा दिया। लेकिन यहाँ राहुल के मन में अब थोड़ा थोड़ा डर तो था। उसने गार्ड वाले भैया को भी अपने साथ ही रहने को कहा। अब दोनों एक साथ अपने कमरे में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी मुर्दाघर में कोई आवाज़ हुई। दोनों ने सीसीटीवी में देखा कि वो जो लड़की की बॉडी वाला बॉक्स है वो खुला हुआ है और लड़की की बॉडी फर्श पर पड़ी है। दोनों की यहाँ हिम्मत नहीं थी कि जाकर देख लें, पर नौकरी का सवाल है तो जाना तो पड़ेगा ही। दोनों जैसे तैसे धीरे धीरे उस बॉडी के पास गए और जाकर उसे वापस उठाकर बक्से में डाल दिया। बक्से को बंद करते वक्त राहुल ने ध्यान दिया कि इसका एक हाथ कटा हुआ था, लेकिन अब वो हाथ उसके शरीर से जुड़ा हुआ है। ये देखकर राहुल एकदम से डर गया और घबराकर नीचे गिर गया। उन गार्ड वाले भैया ने उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो राहुल ने कहा कि इसका एक हाथ कटा हुआ था, तो अब ये ठीक कैसे है? गार्ड वाले भैया ने कहा, राहुल भैया पागल हो गए हो क्या? क्यों मजाक कर रहे हो इतनी रात में? ऐसा थोड़ी ना होता है। राहुल ने उसे वो रजिस्टर की एंट्री दिखाई जिसमें साफ साफ लिखा था कि हाँ, इस लड़की का एक हाथ कटा हुआ है। अब यहाँ इन दोनों के पसीने छूट गए। ये दोनों जल्दी से वहाँ से बाहर आए और अपने सीसीटीवी वाले रूम में आकर बैठ गए। दोनों के मन में अब इतना डर था कि ये ना तो यहाँ से बाहर जा सकते थे और ना ही ये यहाँ रुक सकते थे। इन्होंने उसी रात तुरंत उन डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसा तुम बता रहे हो ऐसा संभव तो नहीं है, पर तुम दोनों एक ही बात बोल रहे हो तो वो झूठ भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तुम दोनों अपने अपने घर चले जाओ, सुबह आकर देखते हैं कि क्या करना है। ये दोनों जैसे तैसे डरते डराते वहाँ से भागते हुए अपने अपने घर पहुँचे। राहुल की पत्नी ने राहुल की ये हालत देखी तो उससे पूछा, तो राहुल ने बीती रात के बारे में सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। ये सुनकर एक बार तो पत्नी भी डर गई। उन्होंने जैसे तैसे अपने पति के डर पर काबू पाया और घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे तैसे राहुल कुछ देर सो पाया। शाम को राहुल की पत्नी ने राहुल से कहा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। राहुल ने कहा कि ये नौकरी मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर ये नौकरी मैंने छोड़ी तो हमारा परिवार रोड पर आ जाएगा। मैं किसी भी हाल में ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। राहुल की पत्नी ने एक बालाजी का लॉकेट दिया। इस लॉकेट को मेहंदीपुर बालाजी से लेकर आई थी। पत्नी ने राहुल को बालाजी सौंपते हुए कहा कि इन्हें अपने साथ ले जाओ और साथ में एक हनुमान चालीसा भी दी। ये रात में वापस मुर्दाघर पहुंचा और अपने सीसीटीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया। अब यहाँ ये अकेला नहीं था, इसके साथ
वो गार्ड वाले भैया भी थे। रात के करीब 12 बजे होंगे कि इन्होंने देखा कि उस लड़की की बॉडी फर्श पर बैठी हुई है और बैठे बैठे हिल रही है। ये दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगे। बाहर निकल ही रहे थे कि देखा कि वो लड़की बाहर गेट पर घूम रही है। यहाँ इन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये वापस कमरे में आकर बैठ गए और सीसीटीवी में मुर्दाघर में चल रही हरकतें देख रहे थे। मुर्दाघर में कभी सारी लाशों के बॉक्स एक साथ खुलते तो बंद होते, कभी सारी लाइटें एक साथ जलती और बंद हो जाती। ये नज़ारा सचमुच बहुत भयानक था। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। तभी इसने अपने गले से बालाजी की माला को निकाला और सामने टेबल पर रख दिया और कहा, बालाजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बस आप किसी तरह हमारी रक्षा करो। कहकर इन्होंने बालाजी को सामने टेबल पर रख कर यहाँ इन दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। एक सीसीटीवी कैमरा इनके रूम में भी लगा हुआ था, जिसकी वीडियो भी सामने ही चल रही थी। इन्होंने रात के 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस बीच सीसीटीवी में इन्होंने खुद के पीछे भी उसी आत्मा को खड़े देखा। वो इनके पीछे खड़ी सिर्फ इन्हें देख रही थी, लेकिन इन्हें छू तक नहीं पाई। देखिए, मैं यहाँ किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। हमारे लिए सभी धर्म सर्वोपरि हैं और सभी धर्मों के ईश्वर में समानता है। जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह इन डॉक्टर साहब को बुलवाया गया और उन्हें वो सीसीटीवी की वीडियो दिखवाई गई। एक बार तो डॉक्टर साहब को भी यकीन नहीं हुआ कि ये सब कुछ सच में हुआ है और उन्होंने भी उस दिन माना कि हाँ, प्रेत होते हैं। उसके बाद उस लड़की के पिता को बुलवाया गया और उन्होंने बताया कि इस लड़की के ऊपर शैतान का साया है और इसलिए मैं इसे जला रहा था, लेकिन तब तक पुलिस आ गई और इसकी बॉडी को ले गई थी। इसके बाद कहे मुताबिक उस लड़की के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उसे मुक्ति दी गई। इस बात को आज 2 साल होने को आए हैं और राहुल आज भी वही नौकरी कर रहा है। कहते हैं ना कि और किसी बात पर विश्वास करो या ना करो, बस अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।